प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं। अर्थात हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ये बताया था कि भाई वास्तव में महत्वपूर्ण रूप में इसके 3 उपागम होते हैं, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझा जा सकता है। नंबर 1 उदारवादी उपागम, नंबर 2 नव उदारवादी उपागम, नंबर 3 मार्क्सवादी उपागम। जिसमें से हम उदारवादी उपागम की चर्चा कर रहे हैं। उदारवादी उपागम की सामान्य पृष्ठभूमि के ऊपर हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 26। आज हम उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी पूर्व मान्यताओं को नहीं समझेंगे तब तक उदारवादी उपागम को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। और बशर्ते कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझना है तो उदारवादी उपागम को समझना निहायत जरूरी है। इसलिए आज हम उदारवादी उपागम के ऊपर दूसरा लेक्चर अपलोड करेंगे और जिसका नाम होगा उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं, लेक्चर नंबर 26 पार्ट नंबर 1। अर्थात उदारवादी उपागम के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड करेंगे हम। एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, दूसरा आज तैयार कर रहे हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सर्वप्रथम मैं उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से, हृदय की आंतरिक गहराई से बधाई देता हूं, जिन विद्यार्थियों का प्रथम श्रेणी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सलेक्शन हुआ है। अर्थात फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान में जिन विद्यार्थियों का सलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाइयाँ, मेरा आशीर्वाद। इसी के साथ में जो UGC नेट के विद्यार्थी हैं उनमें भी लगभग मेरे चैनल से जिन्होंने पढ़ाई की है, जैसा कि मेरे पास कमेंट आया है, 11 विद्यार्थियों का सलेक्शन हुआ है और 5 विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत सलेक्शन हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, और UGC नेट इसके अंतर्गत 11 विद्यार्थियों का सलेक्शन हुआ है। इन सभी विद्यार्थियों को हृदय के आंतरिक गहराइयों से बारंबार बधाई बधाई बधाई। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों को भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। क्या कि प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान को इस रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। यह मेरा 27 वर्ष का अनुभव बोल रहा है कि मैं राजनीति विज्ञान को उस रूप में समझाना चाहता हूं जिससे कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि महाविद्यालयों में मैंने देखा है कि बच्चों को राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं समझाया जाता है जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है, और यह बीड़ा जो उठाया है यह आपके लिए ही उठाया है, इसका आप फ़ायदा उठाइएगा। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं, लेक्चर नंबर 26 पार्ट नंबर 1। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो ये उदारवादी उपागम है, उदारवादी उपागम वास्तविक रूप में इसका जो अग्रदूत है वो आदर्शवाद है। अर्थात आदर्शवाद की मान्यताओं के ऊपर ये टिका हुआ है। कौन? उदारवाद। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है उदारवाद का अग्रदूत। मतलब वास्तविक रूप में उदारवाद का जो अग्रदूत है वो आदर्शवाद है। तो इसका सीधा सा अभिप्राय होगा कि आदर्शवाद की मान्यताओं को उदारवादी उपागम के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, और आदर्शवाद को देने वाला महत्वपूर्ण या प्रमुख प्रवर्तक विद्वान है वुडरो विल्सन, जिसे कि मतलब आदर्शवाद को विल्सनवाद भी कहा जाता है। ध्यान दें बेटा, आदर्शवाद का प्रमुख प्रवर्तक वुडरो विल्सन है।
ठीक है। और इसे विल्सनवाद भी कहा जाता है, मतलब आदर्शवाद को विल्सनवाद भी कहा जाता है। और ये जो है वास्तव में उदारवाद का अग्रदूत है, मतलब आदर्शवाद की मान्यताओं के ऊपर उदारवाद टिकाऊ है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ध्यान देंगे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वास्तव में संस्था निर्माताओं के बीच में उदारवादी उपागम पैदा हुआ है। संस्था निर्माताओं के बीच में ये उपागम पैदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में इनका कहना ये है कि भाई यदि देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया में युद्धों को नहीं रोका जा सकता। जैसे यथार्थवाद है, यथार्थवाद की प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हांसे मार्गेंथाउ। प्रमुख प्रवर्तक कौन है बेटा यथार्थवाद के? हांसे मार्गेंथाउ। हालांकि मैंने यथार्थवाद और आदर्शवाद इन दोनों के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही। तो इसके अर्थात यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हांसे मार्गेंथाउ। और यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवाद ये कहते हैं कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, विश्व राजनीति की वास्तविक स्थिति है, अर्थात यथार्थ स्थिति है। इनका कहना है कि युद्धों को पूर्ण रूप में रोका नहीं जा सकता, युद्ध होते रहेंगे, युद्ध होंगे। कौन कहते हैं? यथार्थवादी। जबकि आदर्शवादी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से हिंसा को, युद्धों को, क्या हिंसा को, युद्धों को, शोषण को, अत्याचार को, तानाशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कि युद्ध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो इसका मतलब आदर्शवाद युद्ध और हिंसा को समाप्त करने की बात कर रहा है, जबकि यथार्थवादी कह रहे हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की अनिवार्य स्थिति है, युद्धों को रोका नहीं जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए आदर्शवादी जब ये कह रहे हैं कि भाई युद्धों को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई विश्वव्यापी संस्थाओं का निर्माण किया जाए, जैसे कि यूएन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ है, कि विश्वव्यापी संस्थाओं का निर्माण किया जाए और इनके आधार पर धीरे 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 युद्धों को रोका जा सकता है और एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसके अंतर्गत युद्ध नहीं होंगे, जिसके अंतर्गत हिंसा नहीं होगी, जिसमें पूर्ण शांति होगी। लेकिन चूंकि इसका नाम ही आदर्शवाद है, केवल कल्पना की बात है, चाय के ऊपर बल दे रहा है। यथार्थ स्थिति देखी जाए तो वास्तव में यथार्थवादियों का कहना सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से युद्धों को सदा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्र राज्यों में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष होगा, तनाव होगा, मनमुटाव होगा, तो डेफिनेटली उनमें युद्धों को रोका नहीं जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उदारवाद का जो अग्रदूत है वो आदर्शवाद है, मतलब आदर्शवाद के ऊपर ही उदारवाद टिका हुआ है। अब अगली बात आती है कि वास्तव में जो उदारवादी उपागम है, उदारवाद का जो केंद्र बिंदु होता है वो स्वतंत्रता होता है। बेटा ध्यान देना है, उदारवाद का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता होता है, समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता होता है। मतलब उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल देती है। इसका कहना है कि व्यक्ति एक विवेकवान प्राणी है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यक्ति अपने हित में निर्णय ले सकता है और लेता भी है। मतलब व्यक्ति विवेकवान है, इसलिए वह अपने हित में ही निर्णय लेगा। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है और ये राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के ऊपर बल दे रहा है। मतलब ये एक प्रकार से अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। अब चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो उदारवादी उपागम ये कहेगा कि मुक्त व्यापार के ऊपर बल देगा। किसके ऊपर बल देगा? मुक्त व्यापार के ऊपर बल देगा। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि व्यक्ति विवेकवान है, विवेकवान है तो वह अपने हित में निर्णय ले सकता है। तो इसलिए सभी राष्ट्र राज्यों के जो राज्याध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो अपने देश की विदेश नीति इस रूप में तैयार करेंगे जिससे कि उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। इसलिए उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है बेटा? स्वतंत्रता। नोट कीजिएगा, स्वतंत्रता। इसलिए यहाँ जो उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं, इसमें स्वतंत्रता के ऊपर विशेष बल दिया जाएगा। यस, अब एक एक बात को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस उपागम की, मतलब उदारवादी उपागम की ये पूर्व मान्यताएं हैं, जिसमें मैंने 10 मान्यताएं नोट की हैं। कुछ किताबों में 6 दे रखी, कुछ में 5 दे रखी हैं, लेकिन हमने इसका पूरा निचोड़ निष्कर्ष निकाल करके आपके लिए 10 मान्यताएं
तैयार किए हैं। ये 10 मान्यताएं यदि समझ में आ जाती हैं तो बेटा उदारवादी उपागम को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया भारत और अमेरिका। इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान दें। जैसे उदारवाद का अग्रदूत आदर्शवाद है, मतलब उदारवाद आदर्शवाद पर टिका हुआ है। उदारवाद क्या कहता है कि इसकी जो केंद्र बिंदु है, केंद्रीय विचारधारा है, वो क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब यहाँ जो ये उदारवादी उपागम है वो मुक्त व्यापार और स्वतंत्र समझौतों के ऊपर बल देगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आदर्शवाद पर टिका हुआ, तो आदर्शवाद ये कहता है, क्या कहता है कि भाई वास्तविक रूप में एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसमें कि हिंसा को, युद्धों को, शोषण को, अत्याचार को, तानाशाही को समाप्त किया जा सकता है। मतलब ये वास्तव में एक आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना के ऊपर बल देते हैं। इनका कहना है कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें कि युद्ध नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, शोषण नहीं होगा। लेकिन यथार्थवादी ये कहते हैं कि राष्ट्र राज्यों में अपने अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के संघर्ष, मनमुटाव होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में से युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता। विश्व राजनीति की यह एक अनिवार्य शर्त है। क्या युद्ध? कौन कहते हैं? यथार्थवादी। और यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हांस डी मार्गेंताउ। आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है? वुड्रो विल्सन। इसलिए आदर्शवाद को विल्सनवाद भी कहा जाता है। और उदारवाद आदर्शवाद पर ही आधारित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत, अमेरिका आदि, मतलब और भी देशों से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि भारत चीन, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत जापान, भारत पाकिस्तान, किसी भी तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। अब इसकी पूर्व जो मान्यताएं क्या क्या हैं, जिसमें कि हमने 10 मान्यताएं ली हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इसकी जो सबसे पहली मान्यता है उदारवादी उपागम की, वो ये है कि व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होता है। मतलब जो उदारवादी उपागम है वो व्यक्ति को यहाँ व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो अभिकर्ता होगा यहाँ पर व्यक्ति को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? व्यक्ति को माना जाएगा। जबकि यथार्थवाद वास्तविक रूप में प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य को मानता है। किसको मानता है बेटा? राष्ट्र राज्य को। और ये किसको मानता है? व्यक्ति को। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है आपको। तो व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं। व्यक्ति के हित तथा समाज की प्रगति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब उदारवादी उपागम का कहना है कि जो व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिएगा हम भारत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, और भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो भारत का जो शासनाध्यक्ष है, जैसे भारत का शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री है, ठीक है, और विदेश नीति में विशेषकर जो रोल होता है प्रधानमंत्री का ही होता है, विदेश मंत्रालय का होता है। अब चूंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ कार्यपालिका के 2 प्रधान हैं, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। राज्याध्यक्ष कौन है भारत में? राष्ट्रपति। शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नोट करना है आपको। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है। उसे ही शासनाध्यक्ष कहा जाता है, उसे ही राज्याध्यक्ष कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष है, राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष है। ये विशेषकर यूपीएससी कंपटीशन में, फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन में निश्चित रूप में पूछा जाता है। यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है ये बात। तो जैसे अब यहाँ भारत है, तो भारत का जो शासनाध्यक्ष है, अमेरिका का शासनाध्यक्ष राष्ट्रपति हो गया, भारत का शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये प्रधानमंत्री और इधर राष्ट्रपति हैं वो व्यक्ति ही तो हैं। इसलिए कह रहे कि व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता होते हैं। अभिकर्ता मीन्स एक्टर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, और व्यक्ति के हित तथा समाज की प्रगति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ मूल बात यह है कि व्यक्ति का हित और समाज की प्रगति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल देते हैं कि व्यक्ति में विवेक होता है, और विवेक होने के कारण वह अपने हित में ही निर्णय लेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जैसे भारत और अमेरिका है, इनके शासनाध्यक्ष होते हैं, वो भी है तो व्यक्ति ही। इसलिए वो व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप में अपने देश के हित के लिए ही अच्छा निर्णय लेंगे। अतः इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरी मान्यता है राज्यों के हित। जैसे भारत और अमेरिका है, राज्यों के हित, भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, भारत जापान, भारत रूस, भारत चीन, राज्यों के हित गतिशील होते हैं। अब भारत के हित, अमेरिका के हित भाई स्थायी थोड़ी होते हैं, समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्ति के हित भी तो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो राज्यों के हित गतिशील होते हुए
अपने और दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हैं। ध्यान दे बेटा, राज्यों के हित गतिशील होते हुए अपने और दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हैं। राज्यों के हितों में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि व्यक्तियों के मूल्य बदलते रहते हैं। डेफिनेटली व्यक्तियों की जो मूल्य होती है, व्यक्तियों की जो वैल्यू होती है, मतलब जो इनकी वैल्यू होती है, वैल्यू बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, वैल्यू, मूल्य। मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसे मूल्य कहा जाता है। फिर से, व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती हैं, व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसे मूल्य कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में राज्यों के हित गतिशील होते हैं। अब भारत के भी और अमेरिका के भी गतिशील होते हुए अपने और दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हैं। बात सही है कि राज्यों के हित गतिशील होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, ये निश्चित है, ध्यान रखते हैं। और राज्यों के हितों में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। राज्य के हितों में, जैसे भारत और अमेरिका है, राज्यों के हितों में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के मूल्य बदलते रहते हैं, और जब व्यक्तियों के मूल्य बदलते हैं तो निश्चित रूप में राज्यों के हित भी समय के हिसाब से बदलेंगे। तीसरा, उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। बेटा ध्यान दें यहाँ, मतलब उदारवादी जो होते हैं और जो उदारवादी राज्य हैं, उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उदारवादियों का कहना है कि व्यक्ति विवेकवान प्राणी है, तो ये अपने हित के साथ साथ दूसरे के हितों का भी ध्यान में रखता है। जबकि यथार्थवादी कहते हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की अनिवार्य शर्त है। और उदारवादी कहते हैं, क्योंकि उदारवादी का आधार आदर्शवाद है कि भाई वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के बीच में सहयोग होता है और सहयोग के आधार पर धीरे धीरे युद्धों को रोका जा सकता है। तो उदारवादी राज्य अन्य देशों के हितों और नीतियों को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे भारत अमेरिका का ध्यान रखे, अमेरिका भारत के हितों का ध्यान में रखे, ये उदारवादी विचारधारा, उदारवादी उपागम का कहना है। इसके बाद में चौथी मान्यता है, व्यक्तियों और राज्यों दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते। बेटा ध्यान दीजिएगा, मतलब व्यक्ति और राज्य दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। मतलब व्यक्तियों के हित भी, चूंकि व्यक्ति प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता है, तो व्यक्तियों और राज्यों दोनों के हित अनेक आंतरिक, राष्ट्र राज्य के अंदर की स्थिति, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। बेटा फिर से समझिए, व्यक्तियों और राज्यों दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ ये व्यक्ति हो गया, व्यक्तियों, और इसके बाद में भारत, ये राष्ट्र राज्य हो गया, तो व्यक्तियों और राज्यों, भारत राज्य हो गया, अमेरिका राज्य हो गया, व्यक्तियों और राज्यों दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। बेटा ध्यान देने की बात है ये, क्या कि व्यक्तियों और राज्यों दोनों के हित अनेक आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। विशेष महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये इसकी चार मान्यताओं की पांचवा है, पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। बेटा ध्यान देंगे, पांचवी मान्यता है, पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। चूंकि भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, भाई उदारवादी उपागम का कहना है कि राष्ट्र राज्य एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। जब ये एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं तो इससे पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या? चूंकि एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, तो पारस्परिक हित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग को स्थायित्व प्रदान करते हैं और बल प्रयोग के बिना सहयोग संभव है। मतलब उदारवादी उपागम का कहना है कि बल प्रयोग के साधनों को अपनाए बिना सहयोग संभव है, जबकि यथार्थवाद कहता है कि बल प्रयोग करना अति आवश्यक है। उनका कहना है कि युद्ध विश्व राजनीति की अनिवार्य शर्त है, युद्धों को रोका नहीं जा सकता, जबकि उदारवादी उपागम शांति की बात करता है। छठी मान्यता है, यह उपागम मतलब उदारवादी उपागम व्यक्तिवाद, इसका केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है और व्यक्ति केंद्र बिंदु होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति को साध्य माना जाता है, जबकि राज्य को साधन माना जाता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को साध्य माना जाता है, राज्य को साधन माना जाता है। ये व्यक्तिवादी विचार स्पष्ट रूप में कहती है, क्या कहती है कि व्यक्ति होने के नाते अपने आप में साध्य है,
इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते सम्मान के योग्य है, व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते गौरव के योग्य है और इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। फिर चाहे कोई भी प्रथा परंपरा कानून ही क्यों ना हो, यदि व्यक्ति का अहित हो रहा है उससे, तो ऐसी स्थिति में उस कानून प्रथा परंपरा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहित किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यह उपागम मतलब उदारवादी उपागम व्यक्तिवाद, तार्किकवाद, स्वतंत्रता, न्याय और सहिष्णुता के मूल्यों पर जोर देता है। बेटा ध्यान दें, उदारवादी उपागम की जो छठी मान्यता है वो ये है कि यह उपागम व्यक्तिवाद, तार्किकवाद मतलब तर्कसंगत बातों के ऊपर बल देगा, तार्किकवाद, स्वतंत्रता मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उदारवाद का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता होता है, केंद्र बिंदु स्वतंत्रता होता है, तो स्वतंत्रता, न्याय और सहिष्णुता के मूल्यों पर जोर देता है। मतलब ये उपागम स्वतंत्रता, न्याय और सहिष्णुता, व्यक्तिवाद, तार्किकवाद इन मूल्यों के ऊपर जोर देता है। और मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्ति की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं उन्हें मूल्य कहा जाता है, उन्हें वैल्यू कहा जाता है। 6, 7 उदारवादी समाज के लक्षण। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 7वीं जो इसकी मान्यता है वो ये है कि उदारवादी समाज के कुछ लक्षण होते हैं। क्या? उदारवादी समाज के कुछ लक्षण होते हैं। कैसे? जैसे अनेकता तथा बहुलतावाद। ध्यान दें बेटा, अनेकता तथा बहुलतावाद और सहमति एवं संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन। अब इसको समझे, मतलब उदारवादी समाज के कुछ लक्षण होते हैं, ये भी इसकी एक मान्यता है। क्या? कि इसमें अनेकता तथा बहुलवाद के ऊपर जोर दिया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे समाज के अंतर्गत अनेकता होती है। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्नता में क्या? विभिन्नता में एकता। क्या? विभिन्नता में, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता और बहुलवाद। यहाँ पर वास्तविक रूप में, जिसको कि हम बहुलतावाद बोलेंगे, यहाँ वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के लिए स्थान होगा। अनेकता तथा बहुलतावाद और सहमति के ऊपर बल देता है एवं संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर। आप ध्यान देंगे, संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर। संविधानवाद का सीधा सा अर्थ है कि जब किसी भी देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप संचालित की जाती है और वह संविधान जनता के मूल्यों पर आधारित होता है और उसके अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन होता है, तो इसे संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कहाँ? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, पॉलिटिकल थ्योरी में। संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन। ध्यान दें, एवं संविधानवाद की मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गठन की बात करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात ये करता है कि इसके आधार पर वास्तविक रूप में एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसमें कि जो है हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, युद्धों को रोका जा सकता है, शोषण को रोका जा सकता है, तानाशाही को समाप्त किया जा सकता है, अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। 8वां जो इसकी मान्यता है, नोट करें, उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। बेटा नोट करने की बात है, ये जो उदारवाद है वो पूंजीवादी दर्शन का आर्थिक दर्शन है। बेटा ध्यान दे, उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का, उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। क्या? जो उदारवाद है वो पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है, जो मुक्त व्यापार, मैंने यहाँ बताया था ना आपको, मुक्त व्यापार तथा समझौतों, मतलब मुक्त व्यापार, मुक्त समझौतों पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो। मतलब यहाँ राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा। सीधी सी बात यह है कि उदारवादी उपागम अहस्तक्षेप की नीति के ऊपर बल देता है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विवेकवान है, वह अपने निर्णय अपने हित में लेगा, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी राष्ट्र राज्यों को आर्थिक जगत में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो ध्यान दें, उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है, जो मुक्त व्यापार, जैसे भारत, अमेरिका, आज आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, भूमंडलीकरण का ज़माना है, तो इसमें स्वतंत्र व्यापार के ऊपर ही बल दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार तथा समझौतों पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूरा लिखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो। मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, आर्थिक गतिविधि में राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा। ठीक है, ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक है कौन? उदारवाद।
नौवां जो मान्यता है वो है स्वतंत्र समझौते, व्यापार, प्रतियोगिता, बाजार अर्थव्यवस्था तथा बाजारू समाज का समर्थन करते हुए उदारवाद ने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राज्य की आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया है। वही बात आ गई यहाँ क्या कि उदारवादी उपागम की जो नौवीं मान्यता वो ये है कि इसमें स्वतंत्र समझौते होंगे राष्ट्र राज्यों के बीच में, जैसे भारत अमेरिका, भारत चीन, स्वतंत्र समझौते, स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी, बाजार अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है, मार्केट जो है इकोनॉमी तथा बाजारू समाज, मार्केट सोसाइटी, बाजारू समाज का समर्थन करते हुए उदारवाद ने आर्थिक स्वतंत्रता बेटा ध्यान दें, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए राज्य की आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया है। मतलब राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप में स्वतंत्रता होगी। ये उदारवादी उपागम की नौवीं मान्यता है। और 10वीं है उदार लोकतंत्र, पारस्परिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के चलते उदारवादियों को विश्वास हो गया है कि बल प्रयोग के साधनों का आश्रय लिए बिना राज्यों के मध्य सहयोग संभव है। मतलब इनका कहना है कि बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना बल प्रयोग किए भी राज्यों के मध्य सहयोग संभव है ना। जिसकी विपरीत यथार्थवादी ये कहते हैं कि युद्ध विश्व राजनीति की अनिवार्य स्थिति है, लेकिन उदारवादी इस बात का विरोध करते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, उदार लोकतंत्र, पारस्परिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के चलते उदारवादियों को विश्वास हो गया है कि बल प्रयोग के साधनों का आश्रय लिए बिना, बल प्रयोग के साधनों का प्रयोग किए बिना राज्यों के मध्य सहयोग संभव है, राज्यों के मध्य सहयोग संभव है। ये उदारवादी उपागम कहता है, ये उदारवाद की 10वीं मान्यता है, जबकि यथार्थवाद इस बात को स्वीकार नहीं करता है। यथार्थवाद का कहना है कि वास्तव में देखा जाए तो युद्ध विश्व राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिवार्य शर्त है, युद्धों को रोका नहीं जा सकता है। कौन कहते हैं? यथार्थवादी। जबकि उदारवादी उपागम की जो पूर्व मान्यता है उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि राज्य के मध्य सहयोग संभव है। मतलब बल प्रयोग के साधनों का आश्रय लिए बिना राज्य के मध्य सहयोग संभव है और धीरे ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है जिसमें से युद्ध सदा के लिए समाप्त हो जाए, हिंसा सदा के लिए समाप्त हो जाए, शोषण समाप्त हो जाए, अन्याय समाप्त हो जाए, तानाशाही समाप्त हो जाए। ये इस बात के ऊपर बल देते हैं। अब चूंकि इस बात का जो श्री गणेश प्रारंभ कर दिया था वो आदर्शवाद नहीं कर दिया था, इसलिए उदारवाद का अग्रदूत आदर्शवाद कहलाता है। और आदर्शवाद का जो प्रमुख समर्थक है वुडरो विल्सन है, इसलिए आदर्शवाद को विल्सनवाद भी कहा जाता है। बेटा ये हो गई उदारवादी उपागम की 10 पूर्व मान्यताएं। इन 10 पूर्व मान्यताओं को आप समझ जाएंगे तो उदारवादी उपागम में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो मैंने उदारवादी उपागम के ऊपर 2 लेक्चर तैयार किए हैं, जिसमें एक लेक्चर नंबर 26 से मैंने अपलोड कर दिया है और आज होगा लेक्चर नंबर 26 पार्ट 1, जिसमें कि उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताओं को मैंने समझाया है। ये आपका एक उपागम हो गया। मैंने कहा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए ये तीनों ही उपागम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो उदारवादी उपागम आज आपका कंप्लीट हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं बल्कि मैं दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताओं को अच्छे से समझ गए। हाँ, अंत में ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि उदारवादी उपागम को समझना है तो ये ध्यान रखना है कि उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या होता है बेटा? व्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब उदारवाद स्वतंत्रता के ऊपर बल देता है। फिर चाहे वो राज्यों की बात हो या राष्ट्रीय राजनीति की बात, मतलब यूँ भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, ये स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया उदारवादी उपागम की पूर्व मान्यताएं। मुझे पूरा विश्वास है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।